चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। इस पॉइंट में, इस टॉपिक में आपको जो समझना है सबसे पहले वो ये समझना है कि समाज की क्या स्थिति थी, समाज किस तरह का था, समाज की क्या विशेषता थी। समझिए, समाज की क्या विशेषता थी। देखिए आज का जो समाज है, उस जमाने का जो समाज था, अलग अलग समय पर जो समाज था, इस तरह से आप देखिएगा समाज जो होता है ना वो मिलकर बना होता है लोगों के समूह से। समझिए, लोगों का जो ग्रुप है उससे मिलकर समाज बना। अब लोग जो होते हैं ना वो फैमिलीज में रहते, परिवार में रहते, तो समाज जो मिलकर बना होता है वो परिवारों के समूह से मिलकर बना होता है। फैमिलीज के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, समाज कहते हैं। अब परिवार से हमको समझना है, क्योंकि समाज की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फैमिली है। किसी भी समाज की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फैमिली है। फैमिली की जो स्थिति है, फैमिली की जो कंडीशन है, वही तो उस समाज की कंडीशन होगी। समझ गए। अब यहाँ पर बात की जाए उस समय के समाज की, तो आपने देखा कि मोहनजोदाड़ो से हमें एक स्टेचू मिला गॉड ऑफ फर्टिलिटी या मदर गॉडेस, जिसमें फीमेल की एक स्टेचू है, फीमेल की एक मूर्ति है जिनके गर्भ से एक पेड़ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वहां पर फीमेल को एक उर्वरता की देवी के रूप में, या पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में जिसे दर्शाया गया फीमेल रूप में, इट मीन फीमेल की पूजा की जाती थी। फीमेल की क्या होती थी, पूजा होती थी, उन्हें देवता या देवी का दर्जा दिया गया था। इट मीन्स कि फीमेल की कंडीशन क्या थी, अच्छी थी। समझ गए, फीमेल की कंडीशन क्या थी, अच्छी थी। इस बेस पर आपको अगर बताना पड़े कि समाज कैसा रहा होगा अगर फीमेल की स्थिति अच्छी थी, ऐसे समाज को हम बोलते हैं मैट्रियार्चल, यानी मातृ सत्तात्मक समाज। तो पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये निकल के आता है कि द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मैट्रियार्चल। क्लियर। द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मैट्रियार्चल, ARCHAL, इट मीन्स मातृ सत्तात्मक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मैट्रियार्चल, इट मीन्स मातृ सत्तात्मक। इसमें कोई डाउट, उसके पीछे के कंक्लूजन को समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। समाज तो पता चल गया, पर समाज में जो लोग रहते हैं उसे भी तो हम डिवाइड करते हैं। आज के समय पर समाज में जो लोग रहते हैं उनको हमने कई तरह से रिलीजन के बेस पर, धर्म के आधार पर डिवाइड किया। कोई हिंदू, मुस्लिम, समझ गए ना, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। कर्म के आधार पर कोई कुछ काम कर रहा है, उस आधार पर कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है। समझ गए ना, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस आधार पर भी हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब कोई वहां के कोई हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, किसी प्रकार से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो सब कुछ कंक्लूजन है, सब कुछ जो है एज्यूम किया हुआ है, माना गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर यह माना गया है कि सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप थे, लोगों के जो समूह थे, उन्हें हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो क्या बोलेंगे, द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। 4 कैटेगरी, समझ गए। द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। 4 समूह में, 4 ग्रुप में, 4 वर्गों में उस समाज को बांटा था। अब ये जो 4 वर्ग थे ये कौन कौन से थे, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ग था, जिसे सबसे शक्तिशाली वर्ग माना जाता है, वो है बिजनेसमैन लोगों का, मर्चेंट्स लोगों का या व्यापारी लोगों का। तो सबसे पहला जो वर्ग है वो है बिजनेसमैन यानी व्यापारी वर्ग। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को समझना है बिजनेसमैन, BUSNESS, बिजनेसमैन। क्लियर। दूसरा जो ग्रुप है सेकेंड नंबर पे वो है इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि
जो शिक्षित लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों का। तो सेकंड नंबर पे आप लोगों को मानना है इंटेलेक्चुअल्स, इट मींस विद्वान। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे जो लोग थे वो थे लेबर, लेबर मीन्स श्रमिक लोग या श्रमिक वर्ग। और फोर्थ नंबर पे जो लोग आ रहे थे वो थे सोल्जर्स यानी कि सैनिक। क्लियर? तो इस समाज के अंदर जो चार वर्ग बनाए गए थे वो चार वर्ग ये थे, बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स, लेबर और सोल्जर्स। अब आप लोगों को बस इतना समझना है, इन चार वर्गों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली मजबूत जो वर्ग था वो कौन सा वर्ग था? व्यापारी वर्ग या बिजनेसमैन वर्ग। क्लियर? व्यापारी लोग सबसे मजबूत वर्ग माने गए थे इस सिविलाइजेशन के। तो यहीं से चीजों को आपको लिंक करना है। यहां से अब ये तो बात हो रही थी सोशल लाइफ की। तो सोशल लाइफ में हमने देखा समाज कैसा था, मैट्रियार्चल। समाज के अंतर्गत कितनी कैटेगरी थी? 4 कैटेगरी थी। अच्छा, ये जो डिवीजन हुआ था ना, ये उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर था, ना कि बर्थ के बेसिस पर, कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उसको उसी वर्ग में हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो यहां पर जैसे जो व्यापार करेगा वो ये होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो लेबर होगा, जो सोल्जर होगा, उनके कर्म के आधार पर। अब यहां से हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वहां पे प्रशासन कौन करता था? किस वर्ग के लोगों को प्रशासन करने के राइट थे या कौन करता था? तो कोई ने बताया नहीं है, कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, एविडेंस नहीं है। बस इतना समझ लें कि जो मजबूत कैटेगरी थी, जो मजबूत वर्ग था, वही क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? बिजनेसमैन ग्रुप की थी, व्यापारी लोगों की थी। इतना आपको एज्यूम करना है, इतना आपको समझना है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें, यहां पर एक चीज यहां पर कंप्लीट होती है सोशल लाइफ में कि समाज कैसा था, समाज में कितने वर्ग थे, वहां का प्रशासन कौन करता था, कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि होगा रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन। क्लियर? तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि होगा रिलीजियस लाइफ, इट मींस धार्मिक जीवन। चलिएगा, तो अब जो फोकस होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस टॉपिक के ऊपर होगा? रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है। तो अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड, तो देवता के रूप में सबसे मुख्य कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट कौन से देवता थे उस समाज में? तो दो चीजों को समझ लें। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मेल गॉड। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? मेल गॉड। समझ गए? तो जब हम मेल गॉड की बात करेंगे, पुरुष देवता की, तो आंसर आप लोगों का क्लियर होगा, पशुपति। क्लियर? मेल गॉड कौन है? पशुपति, जो भगवान शंकर का रूप माने जाते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा फीमेल गॉड, अगर फीमेल गॉड पूछा जाए तो फीमेल गॉड भी क्लियर होगा, वो होगा कौन? मदर गॉडेस या फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो यहां पर आ जाएगा मदर गॉडेस। मदर गॉडेस इट मींस गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। समझ गए ना? तो यहां पर अगर हम फीमेल गॉड की बात करें तो वो कौन होगा? मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से मेन ऑब्जेक्ट समझ में आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे जो अदर ऑब्जेक्ट थे इस सिविलाइजेशन में, धार्मिक या जिनकी पूजा की जाती थी। क्लियर? ठीक है, तो हम बात करेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम अदर ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, मेन ऑब्जेक्ट जो थे
वर्शिप के, पूजा पाठ के। उसमें मेल गॉड जो हैं वो पशुपति हैं और फीमेल गॉड जो हैं वो है मातृ देवी या मदर गॉडेस। क्लियर? पशुपति को भगवान शंकर का आदि रूप भी कहा जाता है, आदि रूप भी माना जाता है। भगवान शंकर का आदि रूप किसे माना जाता है? पशुपतिनाथ को। क्लियर? पशुपतिनाथ का आप लोगों ने सुना होगा। पशुपतिनाथ का जो एक मंदिर है वो नेपाल में है। क्लियर? तो नेपाल में पशुपतिनाथ का एक बहुत बड़ा सा मंदिर वहां पे मिलता है। ठीक है, अब हम आगे गौर करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा चल रहा था रिलीजियस लाइन में, अदर ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, अदर ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से लीजिए, इस तरह से समझें कि जैसे एनिमल्स की वहां पर पूजा की जाती थी, जानवरों की पूजा की जाती थी। जैसे बुल, सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा पूजनीय जो जानवर था वहां पर वो था बुल। क्लियर? यानी बेल। दूसरी, जैसे कि हम बात करें वहां पर पेड़ पौधों की भी पूजा होती थी, जैसे कि पीपल का वृक्ष, सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी पीपल के पेड़ की। पृथ्वी भी पूजनीय थी, पृथ्वी की भी पूजा होती थी। पानी की भी पूजा की जाती थी। जैसे हमने देखा कि जो है हमें वहां पर पानी के क्या मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बात। तो उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पानी की भी क्या होती थी, पूजा होती थी। क्लियर? एनिमल्स में बुल की पूजा की जाती थी, हालांकि काऊ के कोई एविडेंस नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। इस तरह से कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे। स्टोन वर्शिप, पत्थरों की पूजा की जाती थी, स्टोन वर्शिप भी किया जाता था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, नोट करने लायक बात यह है, क्या किसी प्रकार के कोई टेम्पल का एविडेंस मिलता है? देयर इज एनी एविडेंस ऑफ टेम्पल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्या कोई मंदिर का साक्ष्य मिलता है उस सिविलाइजेशन से? तो हमारा आंसर ये होगा, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। मंदिर का कोई भी हमें साक्ष्य वहां से प्राप्त नहीं होता। समझ गए ना? ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। दूसरी बात, क्या आइडल वर्शिप की जाती थी? क्या मूर्ति पूजा की जाती थी? तो क्या बोलेंगे हम, आइडल वर्शिप प्रैक्टिस थी, मूर्ति पूजा की जाती थी, बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। इस बात को ध्यान रखना। वैदिक सिविलाइजेशन में भी किसी प्रकार से टेम्पल की हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, इंडस वैली में भी नहीं मिलता। क्लियर? तो इस तरह से हमने बात कर ली रिलीजियस लाइफ की, यानी कि धार्मिक जीवन की। आगे चलते हैं। अब जो हमारा फोकस होगा वो होगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ZTIM। तो अब जो फोकस है वो किस टॉपिक के ऊपर है? इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो फोकस रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर। देखिए, इकोनॉमी का क्या सोर्स होता है, इकोनॉमी किससे चलती थी, अर्थव्यवस्था किससे चलती थी, फोकस उस पर करना है। तो अर्थव्यवस्था के कई साधन हो सकते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में, बट मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मुख्य साधन क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, आपको उसके ऊपर गौर करना है। क्लियर? और फिर बाकी जो चल रहे हैं वो भी। तो अगर पूछा जाए कि मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य साधन अर्थव्यवस्था का, तो जो आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर। क्लियर? मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था? TURE। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन था ना वो क्या था? कृषि था, खेती थी। वहां के लोग क्या किया करते थे? खेती किया करते थे। समझ गए? वो लोग फसल बोते थे, दे सॉड सीड्स इन नवंबर टू अप्रैल। वो लोग फसल बोते थे, दे सॉड सीड्स इन नवंबर टू अप्रैल मंथ। नवंबर से अप्रैल के बीच में वो लोग क्या करते थे? फसल बोते थे। इन फ्लड रीजन, किन क्षेत्रों में? बाढ़ के क्षेत्रों में। तो दे सॉड सीड्स इन नवंबर टू अप्रैल इन द एरिया ऑफ फ्लड रीजन में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में फसल बोई जाती थी। क्लियर? बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्यों फसल बोते थे? क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है बाढ़ वाला, वहां पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। इस कारण से उस क्षेत्र में उपजाऊपन के कारण, पानी के कारण उस क्षेत्र में फसल बोते थे और अप्रैल के पहले वो काट कर अपने जो स्टोरेज हाउस होते हैं वहां पर क्या कर दिया करते थे? स्टोर कर दिया करते थे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए मेन ऑक्यूपेशन की, तो क्या था? एग्रीकल्चर था। क्लियर? इंपोर्टेंट ग्रेन्स की अगर बात करें, मुख्य फसलें जो उस समय पर ये लोग खेती करते थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रेन थी वो थी वीट और बार्ले। वीट और बार्ले, इट मींस गेहूं और जो, वीट एंड बार्ले, ये बात पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे कॉटन भी
उस समाज में चलता था, क्योंकि कपड़े के एविडेंस मिलते हैं, वो लोग कपड़े पहनते थे। क्लियर। और भी जैसे हम बात करें मटर की खेती होती थी। हालांकि राइस के एविडेंस सिर्फ लोथल से मिलते हैं, इसके अलावा रंगपुर से। तो दो स्थान है, पर आप लोथल समझ के रखिए क्योंकि रंगपुर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो लोथल से हमें एविडेंस मिलते हैं राइस के। तो इंपॉर्टेंट ग्रेन्स वाली बात हो गई, एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन की। डोमेस्टिकेशन इट मींस पशुपालन। अब पशुपालन की अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर हम समझ गए हैं, पशुपालन की अगर बात की जाए तो पशुपालन क्या किया जाता था? ऑब्वियसली पशुपालन किया जाता था, सभ्यता में आ चुके थे, क्योंकि समझ गए ना, सिर्फ शिकार ही शिकार नहीं होता है, पशुपालन भी किया जाता था। पशुपालन के लिए जो मुख्य एनिमल्स थे, जो मुख्य जानवर थे जिनका पशुपालन किया जाता था, वो थे सीप्स यानी भेड़, इसके अलावा गोट इट मींस बकरियां। तो भेड़ बकरियां इनका पशुपालन होता था। इंडियन हम्पेड एनिमल यानी कि भारत का जो हम्पेड एनिमल है, इट मींस कुबड़ वाला बुल, कुबड़ वाला जो बेल होता है, वो भी एक डोमेस्टिकेट एनिमल था, यानी कि पशुपालन उसका भी किया जाता था। क्लियर। वापिस आप लोग ये समझ लें कि काऊ के, गाय के कोई भी एविडेंस वहां से नहीं मिलते हैं। क्लियर। हॉर्स के एविडेंस कुछ जगहों से मिलते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से हमने बात की डोमेस्टिकेशन के बारे में, पशुपालन के बारे में। तीसरा जो ऑक्यूपेशन हो सकता है इकोनॉमी का, या किया जाता था उस समय पर, हालांकि उतना नहीं पर होता था, वो क्या था? बिजनेस या फिर कॉमर्स। क्लियर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की या फिर कॉमर्स की, BUSNESS, बिजनेस यानी व्यापार। तो क्या व्यापार या बिजनेस उस समाज में होता था? इस बात को ध्यान दें हम। तो इसके भी एविडेंस हमें मिले हैं लोथल से, चूंकि हमें अदर करेंसी, अदर जो सिविलाइजेशन है वहां की करेंसी मिली है, लोथल से हमें पर्शियन करेंसी मिली है। तो व्यापार होता था, समझिए ना, साउथ इंडिया के साथ दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों से व्यापार होता था। इसके अलावा अदर सिविलाइजेशन के साथ व्यापार या ट्रेड किया जाता था। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो एक अच्छी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड किया जाता था। बेल नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर। तो अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार उस समय पर होता था। एक चीज और ध्यान रखिए, ट्रेड तो होता था, बट देयर वॉज नो मेटलिक मनी इन सर्कुलेशन। उस सभ्यता में किसी प्रकार की जो मेटलिक मनी होती है, जो मुद्रा होती है, उसका चलन नहीं था। देयर वॉज नो मेटलिक मनी इन सर्कुलेशन। फिर किस तरह से होता था व्यापार? ट्रेड वॉज कैरिड थ्रू बार्टर सिस्टम। व्यापार जो किया जाता था वो बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गई आप लोगों को बात? तो व्यापार किया जाता था वस्तु विनिमय के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमने डिस्कस कर लिया है एक और पॉइंट जिसका नाम था इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिलीजियस लाइफ हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमी हमने पढ़ ली है, सोशल लाइफ हम डिस्कस कर चुके हैं, सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सोशल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं लगभग। अब कुछ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, क्लियर, जल निकासी प्रणाली। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में मोस्ट ऐसा एनिमल जिसकी सबसे ज्यादा पूजा पाठ की जाती थी, तो वो उसमें बुल आंसर होना चाहिए आपका। अगर वहां के हम सड़कों की बात करें, रोड की बात करें, तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। फिर देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर अगर बात की जाए सड़कों की या इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिटीज की, शहरों की, तो एक टर्म आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने यूज की है, वो है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्लियर। तो यहां पे आप लोग इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्लियर। ऑक्सफोर्ड सर्कस की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाला जो फर्स्ट स्क्वायर होता है, जो पहला चौराहा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्लियर। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस का मतलब होगा सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों में आने वाला फर्स्ट चौराहा, पहला चौराहा। सड़कें बता चुका हूं 90 डिग्री के एंगल पर काटती। स्वास्तिक का जो सिंबल है वो हमें मिला हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, और अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो जो घर, जो शहर थे, जो सिटी थी, जो मकान थे, वो ग्रिड पॉलिसी यानी ग्रिड सिस्टम के आधार पर वो बनाए गए थे, पक्की ईंटों के बनाए गए थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चिकित्सा प्रणाली भी की जाती थी, समझ गए ना, मेडिकल नॉलेज भी उन लोगों का था, क्योंकि हमें
जो ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं उसमें हम देखते हैं कि डेंटिस्ट या दांतों की सर्जरी की गई थी, डेंटिस्ट के माध्यम से दांतों को रिप्लेसमेंट किया गया था, समझ गए ना, नकली दांत भी अटैच किए गए थे। इट मींस मेडिकल या मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी ये लोग जो है काम करते थे, ये चीज भी ध्यान रखना। कपड़े भी वो लोग पहनते थे, कॉटन भी वहां पर चलता था। और अगर बात की जाए इस समाज की एक बुराई की, क्लियर, इस समाज में एक बुराई भी थी। एक बुराई की अगर हम बात करें सामाजिक बुराई की तो वो थी वेश्यावृत्ति, समझ गए ना, और पर्दा प्रथा। इसको भी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने बताया है। तो अगर सामाजिक बुराई की बात की जाए तो वो है वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा, समझ गए। इस तरह से हमने मैक्सिमम पॉइंट्स को डिस्कस किया है इस सिविलाइजेशन के बारे में। अब आप लोगों का एक ही काम बचता है कि आप इसको बार बार रीड करें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में आए हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो यहां से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि है लेक्चर नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सब के ऊपर हमने गौर किया और सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।